वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। पहले जो दो लेक्चर थे उसमें फर्स्ट लेक्चर बहुत लंबा था, सेकंड लेक्चर ठीक ठाक था 35 मिनट्स का। तो उन दो लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क। उसके अलग अलग कंडीशन थे, कहीं पर फोर्स कांस्टेंट था, कहीं पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं था, कहीं पर फोर्स वेरिएबल था सिर्फ मैग्नीट्यूड में, कहीं पर फोर्स वेरिएबल था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, कहीं पर फोर्स वेक्टर गिवन था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन था, तो डॉट प्रोडक्ट से हमने वर्क डन डिटरमाइन किया। और कई जगह पर ग्राफ दिया हुआ था तो ग्राफ का भी वर्क डन काटना हमने सीख लिया। तो अब हर टाइप के वर्क डन आप आराम से पता कर सकते हो। अब हमें सीखना है अबाउट द एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज। लेकिन इन एनर्जीज को सीखने से पहले आपको एक चीज आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये छोटा सा वीडियो लगभग 30 से 40 मिनट का हो जाएगा डेफिनेटली। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क एनर्जी पावर के आगे के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आराम से आपकी नोटबुक निकालो, उसके अंदर सारी चीजें अच्छे से नोट करो, बार बार देखो, रिवाइज करो, तभी आगे के वीडियो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है, लिखो, पेन खोलते ही पेन ने हमें धोखा दे दिया। ठीक है ना, चेंज कर देंगे पेन को। ओके, तो आज का पहला टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा हाँ, ये अच्छी लिखो, हेडिंग लिखो, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बेटा, धीरे धीरे समझना इसको। कंजर्वेटिव फोर्स और पक्के से दिमाग में बिठा लेना कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा होता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। तो फोर्स कंजर्वेटिव है ऐसा बोला जाएगा। कब बोला जाएगा? नंबर 1, वर्क डन बाय अ फोर्स is independent on path। बहुत सिंपल है। तो कोई फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसने किया हुआ वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? मान लो दिस इज माय इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, चलो ए भी बोल देते इसको, या फोर्स कंफ्यूज होगा ना। तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। तो ए से लेकर बी तक मैंने इस पाथ पर गया पहले, तो वर्क डन हुआ W1 बाय अप्लाइंग सम फोर्स, सम काइंड ऑफ फोर्स। हाँ, अब वही फोर्स अप्लाई करके मैं ऐसे गया, ओके, ऐसे गया इस पाथ पर, इस पाथ को पर वर्क डन हुआ W2, और मान लो ऐसे गया डायरेक्टली, इस पाथ पर वर्क डन हुआ W3। तो इस पर भी मैंने फोर्स F लगाया था, इस पर भी मैंने फोर्स F लगाया था, यहां पर भी मैंने फोर्स F लगाया था। तो अगर ये फोर्स F कंजर्वेटिव है तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, तीनों वर्क सेम आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे, तीनों वर्क अलग अलग आ रहे हैं, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है? ये फोर्स कंजर्वेटिव होने के लिए, फोर्स F कंजर्वेटिव होने के लिए, तो उस फोर्स ने किया हुआ वर्क किसी भी पाथ से आप चले जाओ, प्रोवाइडेड दैट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो वर्क डन सेम होना चाहिए, वर्क डन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ नंबर 1, वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। भले ही आप इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, या इस पाथ से जाओ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो आपका वर्क डन सेम होगा। ऐसे आता है, मैं प्रूफ करके बताऊंगा विद इन 2 मिनट, वेट करो। ओके, इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करने दो मुझे। सेकंड वन, नंबर 2, वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये चीज डबल हो गई, हो जाने दो, क्या कर सकते हैं, रब करने से अच्छा एक बार लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो फोर्स F को कंजर्वेटिव होने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे उसका वर्क डिपेंड होना चाहिए, और दूसरा पाथ पे वर्क डन डिपेंड होना नहीं चाहिए। किसी भी पाथ से चले जाओ वर्क डन सेम आना चाहिए। और तीसरी चीज ऐड कर देता हूं मैं, also work done by force does not depend on nature of path। एक तो पाथ पे भी डिपेंड नहीं है और पाथ के नेचर पे भी डिपेंड नहीं है, वेदर दैट सरफेस इज रफ, स्मूथ और कुछ अदर टाइप का। ठीक है, तो फोर्स F को कंजर्वेटिव होने के लिए तीन चीजें जरूरी है। पहली चीज, इसने किया हुआ वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी चीज, इसने किया हुआ वर्क सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तीसरी चीज, इसने किया हुआ वर्क पाथ के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मान लो एक पाथ स्मूथ है, एक पाथ रफ है, तो भी वर्क डन उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये चीजें फॉलो हो रही है तो दिस फोर्स F इज कंजर्वेटिव फोर्स। विच फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या समझ में आया? कोई फोर्स का कंजर्वेटिव होने के लिए उसने किया हुआ वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, और ना ही पाथ पे डिपेंड करेगा, ना ही नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगा। तो इसके क्या एग्जांपल है? तो इसके जो एग्जांपल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कूलोम्स फोर्स भी बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, ये सारे फोर्स। ओके, तो यहां पर एक नोट लिखता हूं मैं, ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव के लिए क्या कंडीशन है? कोई फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसने किया हुआ वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी पाथ पे चले जाओ, प्रोवाइडेड दैट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, तो वर्क डन आपका कैसे रहेगा? सेम रहेगा। ओके, नेचर ऑफ पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता, पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता। तो सारे सेंट्रल फोर्स कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल फोर्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो, तो अब पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? सेंट्रल फोर्स। क्यों? बिकॉज सारे सेंट्रल फोर्स कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। तो सेंट्रल फोर्स मतलब क्या? द फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग along the line joining center of mass of the object। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई फोर्स है और वो फोर्स हमेशा लाइन पे एक्ट हो रहा है, किस लाइन पे? लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। इसके बेस्ट एग्जांपल, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। और दूसरी चीज, द फोर्स क्यों, या फिर ऐसे बोलो कि सेंट्रल फोर्स हमेशा क्या ओबे करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेंट्रल फोर्स ऑलवेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस लॉ को क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब कौन कौन से फोर्स से लॉ ओबे करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब फोर्स जो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं वो क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स। तीसरी चीज, सेंट्रल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर चेक करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। क्यों सेंट्रल फोर्स है? देखो, वहां सेंट्रल फोर्स है। अब इसकी चीजें समझो। सेंट्रल फोर्स है
मान लो ये मेरे पास एक मास है, ये दूसरा मास है, सबको पता होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और 11th स्टैंडर्ड में भी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ मासेस हो जाएंगे। तो ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, फोर्स इस लाइन पे एक्ट होगा, ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब ये दोनों फोर्स जो होंगे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज Gm1 m2 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कैपिटल R है। क्या है? कैपिटल R है, तो Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास। ये कहां पर एक्ट हो रहा है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास। दूसरा ये ओबे कर रहा है, देखो Gm1 m2, G तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 को अगर कांस्टेंट मान ले तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इट इज ओबेइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी ओबे कर रहा है। और तीसरी चीज सेंट्रल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, दैट इज इट मींस डिपेंड ऑन डिस्टेंस ओनली, मतलब जितना आप इससे दूर जाओगे ये फोर्स कम होता जाएगा। बॉडी से आप जितना दूर जाओगे उस वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है या डिस्टेंस डिपेंडेंट है फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? और एग्जांपल हो सकते हैं कूलोम्ब्स फोर्स या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें क्या होता है? मास के बजाय चार्ज हो जाते हैं। दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पर जो m1 m2 लिखा है वहां पर चार्ज ले लो, Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, स्मॉल r या कैपिटल R। K क्या होता है? यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फोर्स भी कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स भी है और कंजर्वेटिव फोर्स भी है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल फोर्स के बारे में। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लॉजिक क्या है कि कोई फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसके लिए वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इस पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उसको कैसे ले जाया गया, कौन से पाथ पर ले जाया गया, किस तरह के पाथ पर ले जाया गया, इन चीजों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा वर्क कैसे रहता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल लिखो। कंजर्वेटिव फोर्स तो एग्जांपल ऑल सेंट्रल फोर्स, सभी सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स मतलब जो फोर्स सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइन करने वाले ऑब्जेक्ट पे एक्ट होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ओके, सारे सेंट्रल फोर्स कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। और एक चीज याद रखो, सेंट्रल फोर्स ऑलवेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन और डिस्टेंस फ्रॉम दैट बॉडी और फ्रॉम दैट चार्ज और फ्रॉम दैट पार्टिकल। ओके, तो ऑल सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद कूलोम्ब्स फोर्स, उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये सारे फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब इन्होंने जो वर्क किया है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। देखो, लेट मी प्रूफ द सिचुएशन। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रूव करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। 5 मिनट में इसका प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, समझो। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन A एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन B, इट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ओके, अब एक बॉडी है यहां पर रखी हुई है ऐसे, इसको क्या किया मैंने? पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर गया। ओके, थ्रू सम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज सपोज D। कितना है? D। तो मैंने इस बॉडी को, इसका मास है m, इसका मास कितना है m, इस बॉडी को यहां से लेकर यहां तक लेकर गया, तो कितना वर्क हुआ वो सेम रहेगा। अगर मैं बजाय इसके कि इसको यहां से यहां तक ले जाऊं, इस पाथ पर ले जाऊं, पाथ 1 पर, मान लो मैंने इसको यहां से लेकर गया, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो ये दोनों केस में, ये पाथ पे और ये पाथ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ओके, चलो चेक करते हैं। देखो, हाँ, लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको बताया था, इसका जो मास है या इसका जो वेट है नीचे एक्ट करेगा mg,
ओके, अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, समझो। हाँ, तो इसकी सिचुएशन क्या होती है, देखो मैंने पहले भी आपको बताया है। मान लो ये हमारा मास यहाँ पर रखा हुआ होता है ऐसे, तो इसका वेट नीचे एक्ट होता, दैट विल बी एम जी। ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो इसके जो दो कंपोनेंट होते, एक ऐसा कंपोनेंट होता, एक ऐसा कंपोनेंट होता, तो ये टोटल 90 हो गया, टोटल 90 होगा। इतना एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज माय थीटा। ठीक है, तो अगेन दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये समझना होगा आपको। ओके, तो एम जी का इधर एक कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ओके, लेट मी रब दिस, इसका काम खत्म हो गया, समझ में आया। तो हमेशा याद रखो, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वेट नीचे एक्ट होता है, इधर का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होता है, इधर का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होता है। तो मान लो बॉडी को मैंने यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस किया थ्रू डिस्टेंस डी, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1, इस पाथ को मैंने 1 बोल दिया। ठीक है, और ये जो पाथ है मेरा, ये वाला ऐसा, ये इसको बोलूंगा मैं पाथ नंबर 2। हमें चेक करना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग पाथ 1 अलोंग पाथ 2 कैसा है, सेम है। सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो अब देखो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इधर मेरी फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फोर्स कितना है, फोर्स है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री। द थीटा ओवर हियर इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये थीटा 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये आ गया माइनस एम जी डी साइन थीटा, माइनस एम जी डी साइन थीटा। ठीक है, ओके, ये हो गया पाथ 1 पे। अब देखो पाथ 2 को मैं दो पाथ में डिवाइड करता हूं, इसको बोलता हूं मैं पाथ ए, इसको बोलता हूं मैं पाथ बी। ओके, तो बॉडी को पहले मैं यहां से यहां लेकर गया, फिर यहां से यहां लेकर गया। ओके, तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग सेकंड पाथ इज इक्वल टू, तो यहां से यहां तक वर्क डन हुआ WA और यहां से लेकर यहां तक वर्क डन हुआ WB। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग सेकंड पाथ इज इक्वल टू WA प्लस WB। ओके, सो नाउ व्हाट अबाउट द पाथ WA, फॉर WA देखो ये पाथ के ऊपर ये मेरा मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट इधर, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा, सपोज डिस्प्लेसमेंट इज यस। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री होता है तो फोर्स वर्क डन हमेशा कितना होता है, 0। सो वर्क डन अलोंग पाथ A इज 0। क्यों, बिकॉज वर्क डन इज fs cos थीटा, cos 90 इज ऑलवेज 0। तो यहां से लेकर यहां तक बॉडी को मूव करवाने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया वो कितना था, 0। अब क्या बचता है, WB। तो WB के लिए देखो बॉडी को मुझे यहां से लेकर यहां तक उठाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस h है, इतना डिस्टेंस कितना है, h है। तो क्या आएगा, देखो ये सिचुएशन में ये मेरा मास है, बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट होगा वो जो कि mg होगा, और डिस्प्लेसमेंट मुझे ऊपर करना है जो कि h है। तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे, अपोजिट, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, सिंपल सी चीज है, cos 180 इज -1। तो क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है -mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h। माइनस क्यों लिया, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अल्टीमेटली cos 180 इज -1, तो आखिर में माइनस ही आना है उसको। तो क्या हो गया -mgh। ओके, तो ये एंगल थीटा है, तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू ले लेता हूं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, फ्रंट साइड कितना है h, हाइपोटेन्यूज d, h अपॉन d, ये d को इधर शिफ्ट कर दो, h इज इक्वल टू क्या आ गया, d साइन थीटा, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो WB कितना आ गया, -mgd साइन थीटा। तो ये तो 0 था और ये कितना आ गया, -mgd साइन थीटा। तो WG वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग सेकंड पाथ इज इक्वल टू क्या हो गया, -mgd साइन थीटा प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो देख लो बेटा और अच्छे से समझो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पाथ 2, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा।
ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो यहां से क्या समझा हमने कि कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए उस फोर्स ने जो वर्क किया है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अब और एक चीज समझो कि अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया है इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट हैपेंस इफ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन? मतलब क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन वन साइकिल मतलब when initial position is equal to final position, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गया, initial position is equal to final position, work done by conservative force in one cycle is equal to 0। अगर इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन है तो कंजर्वेटिव फोर्स ने किया हुआ वर्क डन 0 होता है। आप बोलोगे सर ये तो हमेशा होता है, मैं बोलूंगा हमेशा नहीं होता। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तभी वर्क डन इन वन साइकिल इज 0, मतलब इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन अगर हो गई तभी वर्क डन 0 आएगा, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं आता। ऑन बोर्ड ये मैं प्रूफ करके आपको बताने वाला हूं। पहले ये चीज प्रूफ कर लेंगे कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो एक साइकिल में वर्क डन कितना होता है 0। इसके लिए मुझे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, समझ लो। मैंने क्या किया, एक बॉडी है मेरे पास जिसका मास है m, ओके, इसको मैंने h हाइट तक उठाया ऊपर बाय अप्लाइंग सम फोर्स, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट हुआ, नीचे। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, ओके, फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स कितना है, सॉरी वर्क डन, फोर्स नहीं, वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने h इनटू cos थीटा, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, मतलब एंगल कितना आएगा 180, cos 180 इज -1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाइल मूविंग अपवर्ड इज -mgh, ओके। तो अब मैं इसको ऊपर लेकर गया, अब ऊपर से फिर मुझे नीचे आना है, तो फोर्स किधर एक्ट हुआ, नीचे, कितना mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे। बॉडी को ऊपर ले जाते वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसलिए वर्क निगेटिव आया। लेकिन बॉडी को ऊपर से नीचे लाना है, फिर से बॉडी को यहीं पर लाना है। तो अब ऊपर से नीचे के जर्नी में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है ऊपर से नीचे के जर्नी में वो कितना होगा, फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और cos ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक ही, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या आएगा mgh, ओके। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन वन साइकिल, ओके, इन वन साइकिल, तो जहां से शुरू किया वहीं पर आ गया। तो ऊपर जाते वक्त कितना वर्क डन किया, प्लस नीचे आते वक्त कितना वर्क डन किया। तो ऊपर जाते वक्त कितना वर्क डन किया, -mgh, और नीचे आते वक्त +mgh, तो -mgh प्लस mgh कैंसिल, तो 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन वन साइकिल इज 0। तो अगर इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन है तो हमेशा ही वर्क डन 0 होगा, ऐसे हम नहीं बोल सकते। हम कंपलसरी बोल सकते हैं ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है और इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन है तब वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये 0 नहीं होता। क्लियर हो गया? चलो, अब ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूरा प्रवचन। इसमें हमने क्या क्या सिखाया आपको कि अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो जिस फोर्स के वजह से वो वर्क डन हो रहा है दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना ही पाथ पे डिपेंड करता है, ना ही नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है। सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स किसको बोलेंगे, जो फोर्स अलोंग द लाइन एक्ट होता है जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स ने हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करना चाहिए। सेंट्रल फोर्स हमेशा पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप डिस्टेंस चेंज करोगे सेंट्रल फोर्स चेंज हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलोम्स फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ये सारे सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स है। अब
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? देखो देखो, लिखो, हेडिंग लिखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। द फोर्स विच इज नॉट कंजर्वेटिव दे आर, सॉरी, द फोर्स विच इज नॉट कंजर्वेटिव दे आर नॉन कंजर्वेटिव। ओके, मीन्स if work done by force is depend on path, then it is non conservative force। तो वो कौन से हो गए? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल क्या है? all velocity dependent force are non conservative। सारे जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्वियस सी बात है ना, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, स्पीड, हेंस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। विद प्रूफ बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब कोई चीज अगर हम किसी फ्लूइड में डुबाएंगे या छोड़ेंगे तो वो फ्लूइड उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। या फिर ड्रैग फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स होता है, रेजिस्टिव फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, ड्रैग फोर्स। या फिर एयर रेजिस्टेंस। ओके, ये सारे फोर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, ये सारे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। क्यों? बिकॉज इनमें जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, समझो, अभी समझो, देखो। अब फ्रिक्शनल फोर्स का हम एग्जांपल लेंगे, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो, वहां देखो देखो, मान लो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है ए, दिस इज माई फाइनल पोजीशन बी। ओके, तो मैंने क्या किया, बॉडी को ए से बी तक मूव किया। ओके, दिस इज माई बॉडी, इसको मैंने ए से बी तक मूव किया बाय अप्लाइंग सम फोर्स एफ। ओके, तो अब देखो, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा n। ओके, ऊपर एक्ट करेगा n, और क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट में एक्ट करता है, दैट इज F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के वर्क डन की। तो मान लो ये बॉडी को मैंने यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस किया थ्रू डिस्टेंस d। तो इस मूवमेंट में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पता करना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इधर जाते वक्त, बॉडी इधर जाते वक्त, तो फ्रिक्शनल फोर्स F इंटू डिस्टेंस d, ओके, इंटू कॉस ऑफ 180 क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है। अब आप बोलोगे सर मोशन तो इधर हो रही है ना, मोशन उधर होने दो भाई, हम किसका वर्क डन निकाल रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स का। जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना? cos ऑफ 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस FF इंटू डी। अब मान लो मैंने इस बॉडी को यहां से यहां तक इस पाथ पे मूव कराया, बजाय इसके मैंने मान लो इस पाथ पर मूव कराया। तो अगर मैं इस पाथ पर बॉडी को मूव कराऊंगा तो जरूरी नहीं जितना फ्रिक्शन यहां पर हुआ उतना ही फ्रिक्शन यहां पर हो, अलग हो सकता है। ये नेचर, ये जो पाथ था ये स्मूथ हो सकता है, ये पाथ रफ हो सकता है, तो हर पाथ पे अलग अलग फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये चीज और अच्छे से समझी जा सकती है कि फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन in one cycle is not zero।
एक साइकिल में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन जीरो नहीं होता। इनिशियल पोजीशन आईपी, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन भी अगर हो गई तभी भी वर्क डन जीरो नहीं होता, वर्क डन जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो इसका प्रूफ। बॉडी को मैंने ए से लेकर बी तक मूव कराया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर था, वर्क डन कितना आया? माइनस एफ एफ इंटू डी। अब मान लो फिर से मैंने क्या किया, बॉडी को बी से वापस लाया मैंने एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ए तक। ओके, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी। तो बॉडी को इधर मैंने मूव किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी भी इधर लगेगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? मोशन के अपोजिट में लगता है, मोशन के अपोजिट में लगता है। तो बॉडी इधर मूव हो रही है तो इतना डिस्टेंस कवर किया मैंने D, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है। अभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो ये वर्क डन जाते वक्त का था, ये वर्क डन आते वक्त का है, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180, फिर से कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 इज अगेन -1, सो दैट इज माइनस एफ एफ इंटू डी, ये आते वक्त का वर्क डन। तो वर्क डन इन वन साइकिल, एक साइकिल का वर्क डन मतलब जाते वक्त का वर्क प्लस आते वक्त का वर्क। तो जाते वक्त का वर्क कितना है? माइनस एफ एफ इंटू डी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डी, प्लस आते वक्त का वर्क माइनस एफ एफ इंटू डी, सो दैट इज -2 एफ एफ इंटू डी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डी। सो दिस इज माई वर्क डन विच इज नॉट जीरो। देखो यहाँ पर इनिशियल पोजिशन इज इक्वल टू फाइनल पोजिशन है, फिर भी वर्क डन जीरो नहीं है। समझ में आया? तो फोर्स अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो एक कंप्लीट साइकिल में भी वर्क डन जीरो नहीं होता। ठीक है, चलो पॉज करके नोट करो। लेट अस कंपेयर कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, समझो। इधर मैं ले लेता हूं कंजर्वेटिव फोर्स और इधर ले लेता हूं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव? वर्क डन by force does not depend on path। पाथ पे वर्क डिपेंड नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने आपको बताया, सीधे चले जाओ या ऐसे करके ऐसे जाओ, वर्क डन विल रिमेन सेम। लेकिन यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, दूसरी चीज, वर्क डन इन वन साइकिल मतलब इफ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, आईपी मतलब इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एफपी, देन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो व्हेन इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। ये सारे फोर्स के लिए नहीं अप्लाई होता, सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए अप्लाई होता है। ओके, और नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन इन वन साइकिल इज नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत आसान है। ऊपर जाते वक्त वर्क डन कितना हुआ? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, -mgh। नीचे आते वक्त फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन कितना हुआ? mgh। ये एक दूसरे को कैंसल, जहां से गया वहीं पर आ गया, टोटल वर्क डन कितना आया? जीरो आया। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे कि फ्रिक्शन, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन कितना आया? जीरो आया। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जाते वक्त कितना वर्क हुआ? माइनस एफ एफ इंटू डी, अभी बताया मैंने आपको। और आते वक्त भी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? माइनस एफ एफ इंटू डी। तो एक साइकिल में कितना हुआ? -2 एफ एफ इंटू डी। एफ एफ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जाते वक्त भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे था और आते वक्त भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे था, मतलब आने के पीछे, जाने के पीछे। जाते वक्त सिचुएशन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट इधर था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर था, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। और आते वक्त बॉडी इधर आ रही है ना, तभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। ओके, मोशन के अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो यहां पर एक साइकिल में वर्क डन जीरो नहीं आता। ठीक है, इसके एग्जांपल सारे सेंट्रल फोर्स, ऑल सेंट्रल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कुलोम फोर्स या फिर रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स या फिर इंटरमॉलिकुलर फोर्स
ये सारे फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव, ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स, फ्लूइड के अंदर उसके मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है बाय द लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। तो ये सारे फोर्स होते हैं। ओके, अब ड्यूरिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, CF मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आप अगर फॉलो कर रहे हो नोट्स को तो आराम से फॉलो करो, पूरा लिखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मतलब जाते वक्त -mgh एनर्जी हुई, आते वक्त mgh, तो पूरी एनर्जी रिकवर हो गई ना। लेकिन यहां पर एनर्जी में लॉस्ट ड्यू टू हीट, मतलब कोई एक चीज अगर दूसरे चीज के ऊपर फ्रिक्शन कर रही है तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट की वजह से उस बॉडी की एनर्जी लॉस्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। ओके, और क्या बच जाता है, टोटल वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवर किया जा सकता है। देखो ना, जाते वक्त -mgh, आते वक्त +mgh, पूरा रिकवर होगा ना, जाके वापस आया तो पूरा वर्क रिकवर होगा, लेकिन यहां पर नहीं हो सकता। टोटल वर्क कांट बी रिकवर, पूरे वर्क को रिकवर नहीं किया जा सकता, बिकॉज एनर्जी लॉस्ट करेगी, हीट वगैरह प्रोड्यूस होकर एनर्जी लूज हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हम रिकवर नहीं कर सकते। अब एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखो, अगले लेक्चर में काम आएगी या उसके अगले वाले लेक्चर में, लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से एक बार लिखो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। कैसे, अगले वाला लेक्चर तो काइनेटिक एनर्जी का है, उसके बाद वाले लेक्चर में 100% बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। अब सवाल ये आता है कि भाई कैसे डिसाइड करें कि गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया कि चेक करो वर्क डन पाथ पे डिपेंड है क्या, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे डिपेंड है क्या, उस पे से डिसाइड करो। तो ऐसे नहीं, हर बार हम ऐसे नहीं कर सकते। मान लो आपको एक फोर्स गिवन है, वेक्टर F इज इक्वल टू 4y कैप वेक्टर I प्लस 4x कैप वेक्टर J, और आपसे पूछा जाए बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तब आप क्या करोगे। अब यहाँ तो पाथ, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल और वर्क डन इन कंप्लीट ट्रिप इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो उसके क्या स्टेप है, सबसे पहले आप क्या करो, स्टेप 1 आप क्या करो, गिवन फोर्स को इस फॉर्म में लिखो, वेक्टर F इज इक्वल टू Fx कैप वेक्टर I प्लस Fy कैप वेक्टर J प्लस Fz कैप वेक्टर K। और स्टेप नंबर 2 में आप एक कंडीशन चेक करो। अब देखो d बाय dx ये होता है कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है उसके लिए हम ऐसा डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन मान लो किसी फंक्शन y में x इंटू जेड ऐसे दो वेरिएबल है और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो मैं एट अ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू दो वेरिएबल इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, और जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो दूसरे को कांस्टेंट मानूंगा, और दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले को कांस्टेंट मानूंगा। तो ऐसे डेरिवेटिव को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव।
एंड पार्शियल डेरिवेटिव इज डिनोटेड लाइक दिस, डो y बाय डो x। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब वेरिएबल कांस्टेंट लेना है। और मान लो ऐसे डिफरेंशिएट किया, डो y बाय डो z, तो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, ये डो है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। विथ रिस्पेक्ट टू z मतलब अब z वेरिएबल हो गया। देखो जैसे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डो y बाय डो x, तो y क्या है, x इंटू z, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो z को मैं कांस्टेंट मान लूंगा, z आगे ले लो, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, z को वेरिएबल मानेंगे, x को कांस्टेंट, x को बाहर ले लो और z को वेरिएबल ले लो, तो विथ रिस्पेक्ट टू z का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपको क्या करना है, एक कंडीशन चेक करनी है। कैसे, देखो पहले मैं पेयर करता हूं x और fx fy। तो क्या करना है, fx का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y और fy का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पहली कंडीशन चेक करनी है, ये इक्वल आना चाहिए, डो fx बाय डो y इज इक्वल टू डो fy बाय डो fx। उसके बाद x y हो गया, अब y z लेंगे, fx fy fz, तो डो fy बाय डो z क्रॉस करना है yz, और ये डो fz बाय डो y, ये भी इक्वल आना चाहिए। तो fx fy fz fx इज इक्वल टू fz, तो डो fx बाय डो z इज इक्वल टू डो fz बाय डो fx। तो ये तीनों कंडीशन, एक दो नहीं है, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉट। xy yz xz, x का विथ रिस्पेक्ट टू y, y का विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, y का विथ रिस्पेक्ट टू z, z का विथ रिस्पेक्ट टू y, x का विथ रिस्पेक्ट टू z, z का विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा पार्शियल डेरिवेटिव अगर इक्वल आ रहा है तो गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉट। ठीक है, जैसे कि इस इक्वेशन में fx कितना है 4y, i के साथ वाला fx होगा ना, और fy कितना है 4x, और fz कितना है 0। यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ 0 कैप फैक्टर के। ठीक है, पहली कंडीशन चेक करेंगे, डो fx बाय डो y इज इक्वल टू डो fy बाय डो x। तो x का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग y एज अ वेरिएबल, तो y वेरिएबल है तो 4 सामने ले लो, y का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, ये चेक करेंगे, डो fy बाय fx, तो fy का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x वेरिएबल है तो 4 आगे ले लो, x का डेरिवेटिव 1, तो ये पहली सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई। तो क्या बोल दूं कंजर्वेटिव है, नहीं, बाकी दो भी चेक करने पड़ेंगे। ओके, fx fy हो गया, अब fy fz, डो fy बाय डो z, डो fz बाय डो y। तो fy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, fy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, तो इसमें z है क्या, नहीं, तो ये सारा कांस्टेंट हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है तो फिर z को ही वेरिएबल मानना, बाकी सब कांस्टेंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू z fy का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, क्यों, बिकॉज 4 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू z है ना, तो 4 कांस्टेंट x कांस्टेंट, तो 0। डो fz तो 0 है ही 0, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, xy हो गया, yz हो गया, xz लेते हैं। ओके, तो डो fx बाय डो z, डो fz बाय डो x, x बाय z, z बाय x, yz xy। ओके, तो fx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, fx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, तो इसमें y है ना, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो ये 4 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 आएगा, fz है 0, ये 0 आ जाएगा। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, मतलब फोर्स f इज कंजर्वेटिव। और मान लो अगर कोई एक सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता। अब अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स F इन वन साइकिल हम 100% बोल सकते हैं कितना होगा 0, कितना होगा 0। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक ही चीज बच जाती है, मान लो आपको पार्शियल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। सिचुएशन तो वही रहेगी। ओके, डो fx बाय डो y, डो fy बाय डो x, उल्टा fx xy yz xz, और विथ रिस्पेक्ट टू अल्टरनेट कर लेना। ठीक है,
तो मान लो एक फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो तीनों वेरिएबल है एक्स वाई जेड। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डो एफ बाय डो एक्स। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ x को वेरिएबल मानूंगा, तो मेरे लिए y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। इसको सामने ले लो, y इंटू जेड और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो इस फंक्शन डो एफ बाय डो एक्स का आंसर आया y इंटू जेड। मान लो डो एफ बाय डो y लिया मैंने, तो अब सिर्फ y वाली टर्म मेरे लिए वेरिएबल है और x इंटू जेड क्या है, कांस्टेंट है। तो x और z को सामने ले लो, y का डेरिवेटिव 1। अब डो एफ बाय डो z क्या आएगा, सिर्फ z वेरिएबल, x और y क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो x y सामने, z का डेरिवेटिव, ऐसे करके सॉल्व होता है करो। तो एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव लेक्चर का पूरा डिस्कशन होता है खत्म। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तब तक कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।